नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। कल हमने शेखर जोशी का परिचय प्राप्त किया था और हमने देखा था शेखर जोशी की जो बदबू कहानी संग्रह है, बदबू कहानी संग्रह, वो पाठकों को प्रभावित करता है या पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। एक दूसरा इनका कहानी संग्रह हमने देखा था कोशीवार का घट, जो इनका 1958 में, शेखर जोशी का 1958 में कोशीवार का घट कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। ये इनका पहला कहानी संग्रह था, पहला कहानी संग्रह था। शेखर जोशी ने बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखी, बहुत कम कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, लेकिन बहुत कम कहानियों के बल पे जो है ये हिंदी साहित्य में या हिंदी कहानी साहित्य में एक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। और इनके विचार जो है, हमें आज भी इनके विचारों को हम पढ़ते हैं। इन्होंने युवा पीढ़ी जो है उसकी मानसिकता, युवा पीढ़ी की सोच, युवा पीढ़ी का धरातल, समाज में हो रहे परिवर्तन, रूढ़ियों में हो रहे परिवर्तन, प्रगतिशील सोच, इन सबका मिला जुला असर हमें इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। हमारे यहाँ इनके सिलेबस में जो कहानी लगा रखी है, दाजू लगा रखी है, दाजू दाजू। तो इस दाजू कहानी का परिचय पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा शेखर जोशी के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेखर जोशी बदबू कहानी, शेखर जोशी की बदबू कहानी प्रतीकात्मकता के साथ अनेक तरह की अनुगुंजों को व्यक्त करती है। बदबू में जो है प्रतीकात्मकता तो है, प्रतीकात्मकता तो है, प्रतीकात्मकता के साथ साथ अनेक अनुगुंजों को व्यक्त करती है। इस कहानी का मजदूर तभी तक जिंदा है जब तक वह अपने हाथों से बदबू महसूस कर रहा है। यानी इस कहानी का जो मजदूर है, मजदूर तभी तक जिंदा है जब तक वो अपने हाथों से बदबू को महसूस करता है। यह बदबू ही उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति का प्रतीक है। यह बदबू ही उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति का प्रतीक है। प्रतिरोधात्मक शक्ति मतलब इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधात्मक क्षमता। हमारे शरीर में एक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, जिसको हम एंटीबायोटिक भी जो है ना दवाइयाँ, जैसे डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। एंटीबायोटिक दवाई क्या है? प्रतिरोधात्मक क्षमता शरीर की बढ़ाई जाती है एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरिया की एंटी है, बायोटिक वाले बैक्टीरिया की एंटी है, वो विरोध है। तो ये हमारे शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है, उस कहानी का जो मजदूर है, बदबू ही उसकी जो है प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती है, या वही उसकी की वजह से वो जिंदा है। इसलिए इसके विषय में डॉक्टर विजय मोहन सिंह का यह कथन सर्वथा सटीक है। यह न केवल मजदूर तथा मालिकों के रिश्तों पर लिखी प्रारंभिक हिंदी कहानी में मजदूर तथा मालिकों के रिश्तों पर, मजदूर और मालिक, ये दोनों के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों पर लिखी हुई हिंदी की प्रथम कहानी हम कह सकते हैं, या प्रारंभिक दौर की कहानियों में महत्वपूर्ण कहानी है। मजदूर तथा मालिकों के रिश्तों पर लिखी हुई प्रारंभिक हिंदी कहानियों में से है, बल्कि इस सिलसिले में गहरी प्रतिरोधात्मकता व्यक्त करने वाली कहानियों में भी है। निश्चय ही कम लिखने के बावजूद शेखर जोशी हिंदी के एक समर्थ कहानीकार है। निश्चय ही कम लिखने के बावजूद। आपने देखा होगा, इससे पहले अपन ने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था पहले कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी, उन्होंने हिंदी कहानी के क्षेत्र में, आपको पता है 3 ही कहानियों ने लिखी। मैंने अपन ने जब चंद्रदास शर्मा गुलेरी को अपन ने पढ़ाया था तब बताया था, मात्र उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी और 3 कहानियों के ही बल पर वो हिंदी साहित्य में अमर हो, यानी हिंदी साहित्य के क्षितिज पर
वो एक तारे की तरह चमकते हैं। हिंदी साहित्य के क्षितिज पर वो एक तारे की तरह चमकते हैं। और 3 उनकी कहानियां आपको पता है कौन कौन सी हैं। सबसे प्रसिद्ध जो उनकी कहानी है वो है उसने कहा था, जो अपने पढ़ी हुई है और जो अपने पाठ्यक्रम में लगा रखी है। दूसरी कहानी जो है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। और तीसरी कहानी जो है उनकी बुद्धू का कांटा। ये तीनों कहानियों के पल पे ही वो जो अमर हो गए। ऐसे शेखर जोशी ने भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं लिखी, लेकिन कुछ कम लिख करके भी वो जो है आज हम उनको याद कर रहे हैं, आज हम उनके विचार को पढ़ रहे हैं। दाजू कहानी है 1979 में प्रकाशित। उनकी दाजू कहानी भावुकता से ग्रस्त एक साधारण सी कहानी लगती है। दाजू जो कहानी है 1979 और 1979 में प्रकाशित दाजू कहानी एक भावुकता से ग्रस्त साधारण सी कहानी लगती है, लेकिन डॉक्टर विजय मोहन सिंह ने ठीक ही लिखा है कि यह कहानी भावुकता की अपेक्षा उससे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज को रेखांकित करती है। भावुकता से ज़्यादा, यह दाजू कहानी जो है भावुकता से ज़्यादा उस चीज को रेखांकित करती है, भावुकता की अपेक्षा उससे बहुत ज्यादा बड़ी चीज को रेखांकित करती है। और वो बड़ी चीज है वर्ग भेद। क्या है? भावुकता से ज्यादा वर्ग भेद। और वर्ग भेद क्या है? छोटा होना, बड़ा होना, ऊंच होना, नीच होना, जैसे अमीर होना, गरीब होना, ये क्या है? वर्ग भेद है। यानी इंसान के बीच में जो है छोटा बड़ा होना। आप देखते हैं गांव में जो है कोई ब्राह्मण है, कोई जो है धोबी है, तो ब्राह्मण को धोबी से मतलब ऊंचा माना जाता है। हमारे ये क्या है? ये वर्ग भेद है, ये जाति व्यवस्था की जो है। इंसान नहीं है, बल्कि इंसान छोटा है, बड़ा है। अरे भाई, इंसान तो पैदा हुआ है प्रकृति से, और पैदाइशी आप और हम सब क्या है? समान है। आप भी इस धरती पे पैदा हुए हैं, मैं भी इस धरती में पैदा हूँ। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि वर्ग भेद ये अन्याय है और हमारी कुंठित मानसिकता की द्योतक है। अभी हम सब जो है, आपने पीके पिक्चर का मैं कई बार उदाहरण देता हूँ आपको। पीके पिक्चर जो है, पीके पिक्चर में आमिर खान एक छोटे बच्चे को यूं उठाता है, उसके पैर पकड़ के यूं करता है, उसको नीचे कर लेता है और वो उसकी चारों तरफ देखता है और देखता है कि इसको भगवान ने इसका ठप्पा कहाँ लगा रखा है, किस चीज़ का ठप्पा? कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये फलाना है, ये दिख रहा है, या ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये राजपूत है, ये चमार है, ये धोबी है, ये है। ये चीज़ कहाँ है? कहीं नहीं है ना। तो ये हमारी क्या है? कुंठित मानसिकता है। हम सब प्रकृति में हम सब क्या है? समान है। इंसान है, इंसान है, मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। फिर ये जो चीजें हैं, ये वर्ग भेद किसने किया? यहाँ मनुष्य जब बड़ा होता है तो मनुष्य ने ये वर्ग भेद किया है। बचपन में बच्चे को पता ही नहीं होता मैं किस जाति से हूँ, कौन से धर्म का हूँ। वो बचपन में मनुष्य होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है तो उसको पता लगता है यार मेरी ये जाति है। ये किसने बनाया? ये मनुष्य ने बनाया। ईश्वर के घर से या प्रकृति के घर से तो कोई नहीं बन के आया। तो ये दाजू जो कहानी है, भावुकता से ज्यादा किस चीज पे व्यक्त करती है? भावुकता से ज्यादा किस चीज पर प्रकाश डालती है? वर्ग भेद पर। इसको रेखांकित ये कहानी करती है। और विजय मोहन ने इसी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। वह खौफनाक वर्ग भेद जो अपने घर परिवार और प्रदेश के आदमी को भी अपना आदमी नहीं रहने देता। वो खौफनाक वर्ग भेद जो अपने घर परिवार और प्रदेश के आदमी को, जो अपने घर परिवार और प्रदेश के आदमी को भी अपना आदमी नहीं रहने देता, और इस तरह आदमी को आदमी भी नहीं रहने देता। इस तरह आदमी को आदमी भी नहीं रहने देता। यानी हम मनुष्य हैं, इस चीज को हम भूल जाते हैं।
हम किस में बट गए? हम सिख में बट गए, हम हिंदू में बट गए, हम मुसलमानों में बट गए, किसी में बट गए? हम मनुष्य बचे ही नहीं। क्या हो गया? आपका बंटवारा हो गया, बट गए आप, विभाजित हो गए, आपके अंदर भेद हो गया। क्या हो गया? भेद हो गया, भिन्नता हो गई। ये सिख है, ये हिंदू है, ये बौद्ध है, ये ईसाई है, ये यहूदी है। ये क्या है? तो मानव को मानव ही नहीं रहने देते। विजय मोहन ने ये इस कहानी दाजू के बारे में ये कहा है। तो आप सोच सकते हैं कि शेखर जोशी की कहानी, या शेखर जोशी कितने अच्छी कहानीकार थे। वो समाज में एक समानता, समाज में एक समानता, वर्ग भेद की वो विरोध करते हैं, वर्ग भेद का वो प्रतिकार करता है। वो कहते हैं, और समाज में एक स्थापना करता है। किस चीज़ की स्थापना करता है? समानता की स्थापना करता है, ताकि हम सभी क्या हैं? एक है। इस कहानी की खूबी यह है कि शेखर जोशी ने वर्ग भेद को रेखांकित करने के लिए किसी फार्मूले का उपयोग नहीं किया। इस कहानी की यह विशेषता है कि शेखर जोशी ने इस कहानी में वर्ग भेद को रेखांकित करने के लिए, उस पर प्रकाश डालने के लिए किसी फार्मूले का या किसी साँचे का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। ये इस कहानी की खूबी है। डॉक्टर विजय मोहन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि उस दौर की सारी कहानियों में वर्ग भेद की वास्तविकता को इतनी सहजता के साथ उजागर करने वाली कोई कहानी नहीं मिलती। विजय मोहन ने लिखा है कि उस दौर में, कौन से दौर में? ये कहानी कब प्रकाशित हुई? 1979 को, 1979 को ये दाजू कहानी प्रकाशित हुई। तो उस 1980 के आसपास वर्ग भेद को रेखांकित करने वाली जो कहानियाँ थी, उनमें ये कहानी एक अपना अलग स्थान रखती है। तो उस दौर में सारी कहानियों में वर्ग भेद की वास्तविकता को इतनी सहजता के साथ उजागर करने वाली कोई कहानी नहीं मिलती। अतः राजा निर्वंशिया, कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया, को हम भावुकता की कहानी कह सकते हैं, पर दाजू को नहीं। दाजू कहानी में हमें भावुकता तो मिलती है, लेकिन भावुकता के साथ साथ एक लेखक शेखर जोशी ने वर्ग भेद को रेखांकित किया। वर्ग भेद को रेखांकित करने के लिए उन्होंने किसी फार्मूले का उपयोग नहीं किया। तो राजा निर्वंशिया जो कहानी है वो कमलेश्वर की, उसको हम भावुकता की कहानी कह सकते हैं। इस दाजू कहानी को भावुकता की कहानी नहीं कह सकते, बल्कि ये एक सशक्त कहानी जो हमारे समाज का जो यथार्थ है, समाज की जो सच्चाई है कि हमारे समाज में ये हो रहा है, हम गलत जा रहे हैं। भाई साहित्य का काम क्या है? गलत को सही करना, यानी सही रास्ता दिखाना। साहित्य का काम है लालटन, और लालटन का मतलब क्या है? दीपक। दीपक क्या काम करता है? अंधेरे को बुझाता है और प्रकाश करता है। यानी दीपक या लालटेन जो है हमें रास्ता दिखाती है। आप लालटेन लेके आगे चलो, आपको रास्ता दिखेगा। यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना, ये साहित्य का काम है। यानी हम अगर गलत कुछ कर रहे हैं तो साहित्य काम करता है कि हम अपनी सही दिशा में चले। इसीलिए तो साहित्य का समाज में महत्व है। नहीं साहित्य को कौन पढ़ेगा? आप लोग जो हैं साहित्य क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा जीवन उससे जो है आगे बढ़ता है, हमारा जीवन उससे प्रकाशित होता है। साहित्य को पढ़ने से जीवन में प्रकाश आता है, और जो अंधेरा आता है वो अंधेरा मिटता है, और हम सच्चाई के रास्ते पर और ईमानदारी के रास्ते पर हम चलते हैं। अपने यहाँ आपने पहले भी नमक का दरोगा कहानी पढ़ी है मुंशी प्रेमचंद की। उस कहानी एक आदर्शवादी कहानी, वहाँ भी धर्म और धन की लड़ाई होती है। सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई है कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूँगा, मैं अधर्म के रास्ते पर नहीं चलूँगा। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। कल जो हम दाजू कहानी का करते हैं।